अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की एक खूबसूरत ट्रांसमिशन जिसका नाम है ईद ईसार। और ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुसलमानान आलम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, ख़ास तौर पर इस साल तो बहुत ही सारे दोस्त इस वक्त फ़रीज़ा हज की अदायगी में अरफात के मैदान में मौजूद हैं। और ग़ालिबन कुछ लोग तो इस वक्त जो है वो जमरात का सफ़र कर रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। हम आज उनकी खुशी में शरीक हैं और आप भी हमारे साथ शरीक हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस ट्रांसमिशन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन थोड़ी हल्की फुल्की ट्रांसमिशन है। इसमें हम बहुत कोई कठिन गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम आपके सामने को बहुत कुर्बानी में कुछ नसीहतें नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ छोटी हल्की फुल्की बातें करके बताएंगे कि ये ईद आपकी कुछ ख़ास ईद है। इसलिए क्योंकि इस ईद में हमारे साथ हम आपको कुछ ऐसे मेहमानों से मिलवाएंगे जो हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे जो पहले मेहमान मेरे साथ जो इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी शख्सियत जो कि आप उनको शायद कराची आर्ट्स काउंसिल से की निस्बत से जानते हों, लेकिन हकीकत ये है कि एक तवील अरसे से जब से उन्होंने इस आर्ट्स काउंसिल की बाग दौड़ संभाली है, हमें लगता ऐसा है कि इस आर्ट्स काउंसिल की किस्मत बदली है। और बड़े अरसे बाद ऐसा लगना शुरू हुआ है गुज़िश्ता एक दहाई डेढ़ दहाई के अंदर कि जो ट्रू फॉर्म ऑफ आर्ट है हमने उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। वो चाहे लिटरेरी फेस्टिवल हो, वो पोएटिक फेस्टिवल्स हों, वो थिएटर हो, वो म्यूज़िक फेस्टिवल्स हों, किसी भी नौइयत के फेस्टिवल्स हों। और ख़ास तौर पे पिछले साल के आखिर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो कि 40 दिन तक जारी रहा, 144 ममालिक के आर्टिस्ट्स ने उसमें शिरकत की, वो फेस्टिवल भी इनकी सरबराही में इस आर्ट्स काउंसिल को मुनक्किद करने का एजाज़ नसीब हुआ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे और आपके बहुत ही जाने माने और हमारे लिए नहायत ही मोहतरम जनाब क़िबला अहमद शाह साहब, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शहबाज। सर ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको बहुत ईद मुबारक। सर मुझे बताइएगा, पहले इससे कि हम ईद की और ईद कुर्बान की दीगर मौज़ूआत की तरफ आएँ, मैं पहले जानना चाहूँगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का बायस है। नहीं, मेरे लिए बहुत ऑनर है क्योंकि बहुत कम प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ आमतौर पे। ऐसे इसलिए नहीं कि मैं मगरूर हो गया हूँ, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन मुझे नॉर्मली लगता है कि वक्त ज़ाया हो गया। लेकिन तुम्हारे जैसे होस्ट अगर कोई हो तो वैसी तबीयत खुशगवार हो जाती है कि कोई तकलीफ दे तजुर्बा नहीं होगा, बल्कि कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट ही आएगी। सो यू आर अ वंडरफुल होस्ट एंड वंडरफुल आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा पहला सवाल थोड़ा सा तीखा होगा, अगर बुरा लगे पहले से माजरत चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह से आपने आर्ट्स काउंसिल को एक नई डायमेंशन दी है, एक नई डायमेंशन से रूशनास कराया है। हमने आर्ट्स काउंसिल के अंदर सोशो पॉलिटिकल डिबेट्स भी देखी हैं, सोशो पॉलिटिकल सैटायर सेलिब्रेट किए हैं। ये पहले बहुत कम, बहुत रेयर होता था और एक दो दहाइयाँ गुजर चुकी थी। आप खुद भी तशरीफ लाएं कई बार। बिल्कुल ऐसा हो चुका है सर। तो सर कभी आपको महसूस होता है कि सर आप जैसे एक 5-6 मजीद भी होने चाहिए जो कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में फैले हों, ताकि हर तरफ इसी तरह से फरवर और झील के साथ सेलिब्रेशन हो रही हो? शफात, मुझे शिद्दत से तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं तो इस शहर में पैदा हुआ हूँ, तो ये शहर का हक मुझ पे ज़्यादा है। ये सूबा है सिंध मेरा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बाड़ों से लेके कराची तक जो भी अदारे हैं, आर्ट्स काउंसिल, इंडिविजुअल आर्टिस्ट, खाली उन सब को किसी न किसी तरह से वहाँ भी प्रमोशन करें। सो हम बहुत सारी आर्ट्स काउंसिल्स में म्यूज़िक की क्लासेस, फाइन आर्ट्स की क्लासेस कराते हैं और यहाँ पे। लेकिन ये मुझे बहुत जेन्युइनली जो बड़े लोग थे, जब मैंने ज़रा काम करना शुरू किया तो ज़ाहिर है मेरी कोई ऐसी शनाख्त तो नहीं थी, ना मैं कोई बहुत बड़ा राइटर था, ना मैं कोई बड़ा एक्टर था, ना कोई मैं बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर था। सो मेरी जो भी शनाख्त बनी वो मेरे काम की वजह से ही बनी। तो शुरू में बहुत नॉन सीरियस लिया, क्योंकि इस आर्ट्स काउंसिल का आपने तो कहा किस्मत बदल गई। बात यह है कि था भी 2.5 करोड़ के शहर में एक ही सकाफत का अदारा था। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे यहीं कराची में, तो मेरे कई दोस्त थे, शायर, अदीब, कोई जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे मज़हर अब्बास हैं, वसतुल्लाह खान हैं, हम सब एक साथ पढ़े हुए हैं। ज़फ़र अब्बास जो डॉन के एडिटर हैं, अज़हर अब्बास जो एक चैनल को हेड करते हैं, आपको पता है, ये ज़रा से हमसे जूनियर। सो हमें उस ज़माने से था क्योंकि हम कल्चरल एक्टिविस्ट थे बचपन से, स्कूल के ज़माने से, और हम ये समझते थे कि कल्चर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों को कल्चर की जो ताकत है उसका अंदाज़ा बहुत कम है। कल्चर रेवोल्यूशनरी चीज़ों को चेंज नहीं करता, बट इट्स अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी कि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है
कि जैसे कि आप देखें ना, एक कतरा अगर पानी का मुसलसल किसी भी पत्थर पे गिरता रहे तो उस पत्थर में सुराख हो जाता है। सो इसका इम्पैक्ट होता है बहुत स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर पूरी सोसाइटी की आपने डायनेमिक्स चेंज करनी है, और जो हमारे आदर्श हैं, जो ना तुमने बनाए ना मैंने बनाए, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी यही था कि गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, और इल्म की फजीलत पर आपको पता है तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं कि जो एक फ़जीलत है वो इल्म की होनी चाहिए, फ़न की होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा बचपने से यही था कि बहुत बुज़ुर्गों के साथ बैठे, वो मकतब जो थे ना हमारे, हमेशा से एक ज़माने से यूनिवर्सिटी तो थी लेकिन मकतब बड़े लोगों के घर होते थे। जैसे रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी, जॉन एलिया, सलीम अहमद, कमर जमील, निसार बज़मी, शौकत सिद्दीकी, ये सब मकतब थे। और लोग जिनको कुछ सीखना था या इल्म के प्यासे थे या जानना चाहते थे, तो वो उनकी नशस्तों में अगर घंटा आप 2 घंटे बैठे हैं तो हज़ारों किताबें पढ़ के भी उतना आपको एक इदराक नहीं होता जितना जो विजन आपको शेयर होता है। वाह। तो हम लोगों ने स्कूल के ज़माने से हम सोच यही लिया था करते कि ये थे। करना है कुछ। नहीं, हाँ, करना क्या है, करना है शहर को बेहतर करना है, मुल्क को बेहतर करना है। तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। साबिर ज़फ़र का एक शेर है, बेसहारा कोई मिलता है तो दुख होता है, मैं भी क्या हूँ कि किसी काम नहीं आ सकता। वाह वाह वाह। तो मुझे भी बड़ी वाह वाह वाह। तकलीफ रही शुरू से। फिर हमारे आर्टिस्टों की जो सूरत हाल और जो उनकी फाइनेंशियल सूरत हाल, काम की सूरत हाल, पहले तो एक पीटीवी था आपको पता है और एक रेडियो पाकिस्तान था, उसके बाद बेशुमार प्राइवेट चैनल आए, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी आई म्यूज़िक में। जितने लोग भी आए ना, आए तो रेडियो से ही थे, उस वक्त टीवी तो था ही नहीं। सो रेडियो से जब टीवी आ गया 64 में हमारे यहाँ, तो वही रेडियो के ट्रेंड, आर्टिस्ट, एक्टर्स, म्यूजिशियन, वायलिन बजाने वाला, सारे रेडियो से टीवी में आ गए। लेकिन फिर ये जो टीवी रेडियो की कहानी ऐसी हो गई तो म्यूजिशियन को 14-14 हज़ार रुपये मिलते थे, वो भी बंद हो गए। फिर हमने ये कोशिश की कि इसको दोनों तरह से अपग्रेड करना पड़ेगा। तो शुरू में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, शफात। तो मैंने कहा पहले कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को अप्रोच करेंगे। तो फिर मुझे समझ में ये आया कि इस अदारे को, ये जितनी बिल्डिंग है, 1955 की एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी, और फैज़ अहमद फैज़ 3 साल नायब सदर रहे इसके, सादिक़ैन इसकी गवर्निंग बॉडी में रहे, बेगम आबदा सुल्तान इसकी पहली जो भोपाल की वो थी, वो इसकी पहली चेयरपर्सन रही। इसमें गोरे रहे बोर्ड में, जर्मन एम्बेसडर, और क्योंकि कराची वॉज कैपिटल, और ये जो आर्ट्स काउंसिल है इसका नाम है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, तो ये पूरे पाकिस्तान को कैटर करने के लिए बना था। और आइडिया ये था कि जब सरबरान ममलिकत कहीं जाते थे या कहीं आते थे तो उसके साथ उसका सकाफती ताइफा होता था, आप जानते हैं। उसके बाद आपने देखें PIA ने भी बनाई, PNCA भी बना। सो उस पर्पज़ के लिए कराची में इसलिए इंतखाब हुआ 1954 में। तो मेरे ख़्याल में इसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। अब आप यही देख लें, हम जहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान टेलीविज़न ही है ना कि जिसने सारे बड़े एक्टर हमें दिए, सारे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, बेशक बड़े बड़े राइटर्स को इंट्रोड्यूस कराया। आप ये देखें कि शौकत सिद्दीकी साहब से लेके और मुन्नू भाई तक सबके ड्रामे इस पे हुए, और फिर हसीना मोइन, बजिया, कैसे कैसे नाम। टीवी एक्सपोजर ना होता तो ये नाम किताबों में दफन हो जाते और इन्हें कोई ना जानता। पीटीवी का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर आप पीटीवी भी देखें तो उसकी भी थी कि भाई 1 घंटे का ये खबर वो होगा, एक ख़बरनामा होगा टोटल, और पहले 7 बजे ये होगा, 5 बजे बच्चों का प्रोग्राम। जो सोसाइटी की, जो एक सेहतमंद सोसाइटी के लिए ज़रूरत था, पीटीवी उस तरह से डिज़ाइन हुआ था। और फिर उसके बाद इवन हमारी क्लासिकी मौसीकी रात को आखिरी जो प्रोग्राम आता था वो राग रंग का प्रोग्राम आता था, जिसमें बड़े बड़े लोग, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब और शराफत अली ख़ान साहब और सारे लोग, ताकि हमें अपनी उस मशरक़ी मौसीकी से भी आगाह रहे। फिर आप देखें कि हमने पाकिस्तानी नगमों के कितने प्रोग्राम हमारे पास चले, रंग तरंग, कितने कितने लोग, उसमें से मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर,
और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो पहले तो कुछ रेडियो के ज़माने में आए, तो बाकी तो सब टीवी की पैदावार है। सो उसका इम्पैक्ट एक क्रिएट हुआ। अब उसके बाद से जो ये सूरत है, इसका भी जवाब कल्चर में है। तो मैंने फिर यही कोशिश की कि मैं बलूचिस्तान में भी जाके फेस्टिवल करके आया, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। मैंने कश्मीर में भी किया, सखर में भी किए, लाहौर और मुल्तान में भी किए। उसका मकसद खाली कोई नाचना गाना बजाना नहीं था। एक तो ये था डिस्कोर्स पैदा करना, एक बिल्कुल डिस्कोर्स पैदा करना और एक कनेक्टिविटी करना। और उसका तरीका ये था कि उनकी ज़बानों को भी हम अपनी कौमी ज़बानों के साथ प्रमोट करें। अब जब हम उनके कल्चर को भी आप स्पेस प्रोवाइड करें ना, जैसे पीटीवी में आप देखें, नेशनल पे आपको सारे मिलेंगे, तो बाय डिज़ाइन एक इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे स्कॉलर्स के साथ बैठ के जो किसी नफरत का शिकार नहीं हुए थे, तो उन सब के साथ बैठ के मुशावरत करके और हमने ये काम शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट इसने क्रिएट किया है। लेकिन इतना नहीं किया कि हम समझेंगे हम मुतमईन हो गए। शाह साहब, अब आपने जो बात की 100% एग्री, इसमें कोई इख्तलाफ की कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं दुनिया में बच्चों का थिएटर, बच्चों का म्यूज़िक, वो भी उसी तरह से सेलिब्रेट होता है जिस तरह आर्ट्स काउंसिल्स में वो होते हैं, बच्चों के फेस्टिवल्स उसी तरह से मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हमने ये काम प्राइवेट तालीमी इदारों को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और बस उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों के लिए कुछ करें, सो करें, हम नहीं कर रहे। आपका कोई प्लान है? आज भी अभी आप शाम को 8 बजे आर्ट्स काउंसिल में चले जाएं। वीकडेज में मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे एक शो, फिर 10:30 बजे दूसरे। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची है। इस वक्त एक बहुत शानदार प्ले ट्रेजर हंट के नाम से चल रहा है बच्चों के लिए। और अब स्कूल बच्चे 2-4 जो बहुत ही अमीर स्कूल हैं, उसके अलावा कोई स्कूल थिएटर नहीं बनाते। आर्ट्स काउंसिल के शोज वो पूरे खरीद के, और हम भी वो खुद नहीं करते, हम ऐसे डायरेक्टर्स जिनको, जो बच्चों के काम में एक्सपर्ट हैं। अभी ये लड़का हसन मलिक, इसका वो डायरेक्टर है, कभी उस्मा सबीन करती हैं, कभी कोई और करता है। आप यूनिवर्सिटी में जाकर और प्रैक्टिकल लाइफ में लाके लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। बेशक स्कूलों में ही थिएटर भी होना चाहिए और आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी वहीं सीखनी चाहिए। और मुसव्वरी से कुदरत की सनाई के रंग तो बच्चे की समझ में आए। बच्चा सबसे ज्यादा रंगों से अट्रैक्ट होता है। बेशक आपको अंदाजा होगा, जब आप भी बच्चे थे, या आप जो भी कोई रंग बिरंगी चीजें देखते तो बच्चा फौरन उसकी तरफ उचकता है। तो अभी भी जो मॉडर्न एजुकेशन है चाइना में सबसे ज्यादा, वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोडक्टिव चीजें दे देते हैं। 5-5, 6-6 साल के बच्चे दुनिया के तमाम काम कर रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं वो, और वो खेल खेल में ट्रेंड कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा 90% से ज़्यादा बच्चे या बड़े अभी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट भी और फाइन आर्ट भी, फाइन आर्ट भी। हाँ, क्योंकि देखो फाइन आर्ट तो उसको हर जगह काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएगा, ड्राइंग, लकीर खींचनी उसको आनी चाहिए। सो ज़रूरत इस बात की है कि नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे अभी एक हमने बड़ी कोशिश की थी कि सिंध में कम से कम हम म्यूज़िक के टीचरों को करें। तो हमने काफ़ी कोशिश की और फिर सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया। म्यूज़िक के टीचर हायर कर लिए, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, उनके एग्ज़ाम भी बहुत बड़े बड़े लोगों को बिठा के कराया। सो हमारे यहाँ कोशिश जारी है। नहीं, कोशिश से तो हम नहीं पीछे हटते। वाह वाह। अब सर आते हैं ज़रा, आज माशाल्लाह फेस्टिविटीज़ का दिन है और ईद कुर्बान। तो आप क्या कोई ईद कुर्बान का कोई ख़ास कोई ज़ाब्ता है, या आप भी मतलब सुबह 8:30 बजे टिक्का बोटी बन गई, उसके बाद कलीजी भुनने चली गई? खास कुछ अलग है वजह? खास कुछ भी नहीं है। एक तो खास ये है कि ईद के मौके पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 2 थिएटर के ड्रामे हो रहे हैं। वाह, सही है। तो आर्ट्स काउंसिल खुला होगा और आर्ट्स काउंसिल में 2-3 प्ले एक हफ्ते तक ईद के प्ले चल रहे होंगे। ये मैं यहीं पे रोक के ज़रा नाजरीन को बता दूं भाईजान, कराची वालों ख़ास तौर पे अगर आप आर्ट्स काउंसिल या उसकी गिरदनवा में कहीं मौजूद हैं तो आप भी और जो दूर हैं वो भी, क्योंकि आज ईद का दिन है, वैसे ही मतलब ट्रैफिक ख़त्म है, तो पहुंचे आर्ट्स काउंसिल और वो प्ले एंजॉय कीजिए। शाह साहब कंटिन्यू। तो प्लेज हो रहे होते हैं, लेकिन ये तो आर्ट्स काउंसिल खुला रहता है। आर्ट्स काउंसिल जैसे आपने वो स्लोगन सुना है ना, सिटी नेवर स्लीप्स, तो इसी तरह से आर्ट्स काउंसिल कभी बंद नहीं होता। ये हमारा आर्ट्स काउंसिल कुछ भी नहीं है, वही है। ये असल में ये एक हमारा अकीदा भी है और हमारे फरीज़ा भी है। तो दोनों ईदों में बहुत फ़र्क है।
एक ईद वो है कि जो लोग मुसलमान अपने रोज़े रख के और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी सेलिब्रेशन डिफरेंट तरीके की होती है। इसमें तो कसाई की सेलिब्रेशन है, माशाल्लाह। ठीक है, उसके बेशक साल है भर सर। के पैसे बन जाते हैं। बेशक है। और जिन भी मुखैर लोग ऐसे हैं कि जिनमें इस्तात है, जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी करना, तो वो कुर्बानी करते हैं। तो जाहिर है कि मैं भी इतना तो है कि मुझ पे कुर्बानी जो है वाजिब होती है, तो कुर्बानी मैं करता हूँ। कुर्बानी मैं दूसरे दिन करता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े घर में होता है ना, तो हम लोग जैसे मेरी बड़ी बहनें हैं, तो पहला दिन हमारा, या जब तक वालिदैन ज़िंदा थे तो इस तरह से होता है। फिर हम सेकंड डे और थर्ड डे आपस में सारे बहन भाई, लेकिन इसको हम प्योरली एक फैमिली इवेंट के तौर पे रखते हैं, वन। और दूसरा ये कि हम एक चीज़ हमने और भी तय की हुई है कि जिसके यहाँ कुर्बानी हो रही है उसके यहाँ गोश्त नहीं जाएगा कि बहन को भेजना है और पुप्पी को भेजना है, बिल्कुल नहीं भेजना है। गोश्त उन लोगों को देना है, अकरबा वाला हिस्सा भी, अपना हिस्सा भी, और जो गुरबा वाला हिस्सा भी है। थोड़ा बहुत आप कलेजी और मगज सुबह को जब वो तनावुल हो तो फरमा लें। खा लें, लेकिन ये वो तो शुगल है ना सर, वो तो शुगल होता है, मतलब देखिए, वो अभी बुनियादी तनावल बात के लिए ये तो टिक्का पार्टी मौजूद ईद है। इसार है ना, ईद इसार सही। है, ठीक है। और ईद कुर्बान भी हमें से कहते हैं। तो वो है क्या, वो दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी की यादगार पे तौर पे हम मनाते हैं ना, हज़रत इब्राहिम ने जो अपने बच्चे की, ठीक है। सो अगर रेलेवेंट है, मैं समझता हूँ बिल्कुल रेलेवेंट है कि अगर हमारे अपने जो शहीद हैं, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है पिछले साल की जंग के बाद, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम रोशन हुआ है, और अब इंटरनेशनली जो हमें लोग समझते थे कोई नहीं पूछ रहा, अब कोई इंटरनेशनल फैसले हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो रहे। सुभान अल्लाह। ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह की ब्लेसिंग है। बेशक। लेकिन इस मुल्क को कायम रखने के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, चाहे मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियाँ, हमारे पुलिस वाले बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, हमारे आम शहरी जो है उसका निशाना बन रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उन सारी माओं को भी आज हम सलाम पेश करें, बेशक। हम दुआ मांगे तो उन शहीदों के वालिदैन के लिए कि उस कुर्बानी पे चलते हुए आज भी माएँ अपने बच्चों की कुर्बानी अपने वतन की दिफा के लिए दे रही हैं, वो वतन कि जो उसी इस्लाम के नाम पर बना था। तो हमारा तो जो कुर्बानी की रिवायत है वो ज़िंदा है। और दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं हमारे, मैं नहीं चाहता कि वो आप बहुत संजीदा करें, लेकिन मेरे पास शफात बहुत कपड़े हैं, मेरे पास महीने में एक नंबर नहीं आता कपड़े का, मैं बोलूँ कि नहीं नहीं नहीं, तो मेरी जान जो जिसके कपड़े ही सिर्फ ईद पे बनते हैं उसको अगर एक जोड़ा बना के दे दें। आम जो हमारे यहाँ आदमी है ना, कुछ 60-70% वो सिर्फ ईद पे कपड़े बनाता है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए अगर थोड़ा सा हम अपना इतना पुरतायुश जिंदगी में से एक छोटा सा, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उसमें बरकत बहुत देगा हमें। बेशक। मेरा तो ये बिलीव है, उसका वादा है कि अगर 10 दुनिया में दूंगा और 70 आखिर, तो 10% तो वो तुम्हें यही मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो ये बिलीव भी हमारा होना चाहिए और ज़ाहिर खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है उसके लिए तो आपको पता है शहादत भी कोई गम की बात नहीं है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये कि अपने मुल्क का, अपने शहर का, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले का, फिर अपनी गली का जिसमें आप ओजड़ी फेंक देते हैं, बदबू उठती है, अगर थोड़ा सा हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करें, अपने ड्राइंग रूम की तरह, अपने डाइनिंग की तरह, अपने बेडरूम की तरह, इस सड़क ये समझ को लें कि घर के बाहर भी एक घर है। सफाई बहुत आपने क्रूशल नुकता उठाया। और मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस वक्त कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी कर चुके हैं और इस वक्त सोच रहे हैं कि इन आलाइशों को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सरकारी गाड़ी गुजरे तो तब हम किसी ट्रक में जाके डाल आएँ, तब तक वो हम किसी की नज़दीक की नाली में बहा दें या किसी कूड़ेदान के नज़दीक जाके तकल्लुफ़ नहीं करते, कूड़ेदान में अंदर डालें, वहीं कहीं रास्ते में छोड़ आते हैं। ये ताफ़न और ये चीज़ें हमारे अपने लिए भी मौजू नहीं है। लोग हमें, बाहर के लोग, इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया के व्लॉगर्स पाकिस्तान आते हैं, वो आके देखते हैं चीज़ों को और वो बाज़ औक़ात हमें जज करते हैं। हमारी कौमी बदनामी हो सकती है अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब आज की गुफ्तगू का टेक अवे, और टेक अवे ये है
कि अपना घर साफ, गली साफ, मोहल्ला साफ, सड़क साफ और कचरादान भी कोशिश करें कि सरकारी इदारे जो मौजूद हैं वो भी साफ़ सुथरा रखें, ताकि इस ईद के अंदर खुशियाँ हों और किसी किस्म की कराहत पैदा ना हो। सर, आप मौजूद हैं तो इस तरह तो हम आपको जाने नहीं देंगे। मुमकिन ही नहीं है कि आप हों और हम यहाँ पे म्यूज़िक की, मौसीकी की बात ना करें। हमारी एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान आइडल में भी हमारे साथ मौजूद थी, और जिस दिन इनका एलिमिनेशन हुआ, आप यकीन करें उस दिन के बाद से जिस बर्थडे में गए, जिस शादी में गए, इवन हत्या किसी फौतगी में गए, तो वहाँ पे भी लोगों ने गिरबान पकड़ पकड़ के पूछा कि रोज़ क्यों चली गई, रोज़ क्यों एलिमिनेट हुई। लेकिन बहरहाल रोज़ एक मेलोडियस आवाज़ है, और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमें एक बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग सुना रही हैं, जो कि इसी कैंपस में जिसका पीटीवी का आपने जिक्र किया, यहाँ पे तरतीब दिया गया है। करीम शहाबुद्दीन साहब की कंपोजिशन है, कजरा महके बालों में, नाहिद अख्तर साहिबा का ये गाना। आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रोज़ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ आएँ और ये गाना पेश करें। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी है। तशरीफ़ लाइए जी। कजरा